हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज तारीख है 25 दिसंबर। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, तुलसी पूजन की बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसके अलावा हम मेरे चैनल पे जितने व्यूअर्स हैं, अगर आप में से किसी का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल GS गुरु जी में। आज हमने जो डिस्कशन का टॉपिक चुना है वो है अयोध्या राम मंदिर कंट्रोवर्सी। इस मुद्दे का बहुत 500 साल पुराना विवादित इतिहास रहा है। हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और फाइनल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो किस तरीके से आता है। और आज जिसके बेस पे आज हमारे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 2024 में इसका इनॉग्रेशन है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट में आई और क्या इसका बैकग्राउंड रहा है। तो बात शुरू होती है 1526 में। अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज हो या नहीं है तो यहाँ से जान लिए। 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और बाबर उसके प्रथम शासक होते हैं और बाबर के सेनापति होते हैं मीर बाकी। तो मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद की स्थापना की। उसके बाद 1853 से 1855 में ब्रिटिश रूल में ये एप्रीहेंशन होते हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था और थोड़ा माहौल तनावग्रस्त होता है। तो उस समय की जो सरकार रहती है वो इस एरिया की फेंसिंग कर देती है। उसके बाद 1858 में महंत रघुवीर दास एक थे, उन्होंने ये डिमांड की कि हमको ये जो बाहरी हिस्से की छत का निर्माण का हमको अवसर दिया जाए। इस चीज़ की डिमांड इन्होंने की। उसके बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 2 साल बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ब्रेक थ्रू होता है। वो क्या था कि 1949 में हमारे जो बाबरी मस्जिद है उसके अंदर राम भगवान की मूर्ति रख दी गई और हिंदुओं ने वहाँ पूजा पाठ शुरू कर दिया। आज आप जो भी देख रहे हैं जो मॉडर्न कंट्रोवर्सी है उसका बेस ये 1949 में था। ये जब मस्जिद के अंदर राम भगवान की मूर्ति रख दी गई और हिंदुओं ने पूजा पाठ शुरू कर दिया तो फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से क्लेम्स आने लगे। इस चीज़ को लेके कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाने लगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में जो 1950 में महंत रामचंद्र दास ने केस किया। उसके बाद 1960 में निर्मोही अखाड़ा ने केस किया। अच्छा, एक और बात कि आप सारी चीज़ें कोर्ट से नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें उसके बाहर ऑर्गेनाइजेशन बना के भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई दोनों पार्टीज़ की तरफ से। हिंदुओं की तरफ से जो पार्टी बनाई गई वो विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण समिति, विहिप इसको कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण समिति। और जो मुस्लिम पार्टी की तरफ से बनती है वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनती है। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें लीगल चीज़ें कोर्ट में चलती हैं तो फाइनली डिसीजंस आते हैं। तो 1986 में फैजाबाद कोर्ट का डिसीजन आया कि हिंदुओं को जो है पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट घटना होती है 1990 में। 1990 में बीजेपी के जो लीडर रहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने रथ यात्रा निकाली। और ये रथ यात्रा इतना रिलेवेंट है बीजेपी के लिए कि ये जो बीजेपी की आज जो भी आप देख रहे हैं ये पार्टी पावर में, कहते हैं ना कि बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद है, तो इसका बेस ये 1990 की रथ यात्रा है। ये जो है इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है बीजेपी के इस्टेब्लिशमेंट में कि आप सोचिए कि उसके 5 साल जो जो पार्टी को 2 वोट मिलते थे पार्लियामेंट के अंदर, वो 1997 में उसके 7 साल के अंदर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रॉपर गवर्नमेंट बनती है और आज तो आप देख ही रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। तो बहरहाल 1990 में रथ यात्रा निकलती है। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालते हैं और इसके बीच में उनको बिहार में रोक के गिरफ्तारी की जाती है। तो ये जो है बीजेपी के कद्दावर नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो बीजेपी इस चीज़ का बहुत ऑफेंस लेती है और उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी VP सिंह की सरकार, उससे अपना समर्थन वापस ले लेती है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 1992 में एक डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो 6 दिसंबर 1992, शायद आप जानते भी होंगे। 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 को क्या होता है कि कार सेवक अयोध्या के अंदर इकट्ठा होते हैं और ये कार सेवक सब मिल के बाबरी मस्जिद का ढहा देते हैं। बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो जाती है, बाबरी मस्जिद विध्वंस कर देते हैं और उसके बाद पूरे देश में जो अराजकता, जो भयंकर दंगे का माहौल फैलता है, बहुत बुरा माहौल होता है। उसके बाद से जो आप बॉम्बे ब्लास्ट देखते हैं और जगह जगह हर शहरों में ये सारी चीज़ें जो कम्युनल हार्मोनी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। और ये जो आप देखते हैं 2002 का गोधरा कांड, वो भी इसी का रिपरकशन है, वो जो कार सेवकों को जला दिया गया था। तो 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होता है 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद उस समय जो सरकार रहती है वो PV नरसिम्हा राव की सरकार रहती है। तो PV नरसिम्हा राव का ये जो है मत रहता है कि जो वो विवादित जमीन है उस पर मंदिर बनाई जाए, मस्जिद बनाई जाए, लाइब्रेरी बनाई जाए, म्यूजियम बनाई जाए, ये उनका अपना मत रहता है। उसके बाद आते हैं 2002 पे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको टाइमलाइन लिख सकूं। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छा लग रहा होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन, मैं होप करती हूँ।
आधी कहानी हो चुकी है, आधी बची है। देखिए 2002 में क्या होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है, और ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है तो बीजेपी की सरकार रहती है, और इन्होंने अयोध्या विभाग की स्थापना की 2002 में। अयोध्या विभाग, अयोध्या विभाग, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है उसी साल 2002 में। 3 जजों की बेंच रहती है जिसने ये डिसीजन दिया कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये कहा गया कि ये जो है आप उस चीज़ को, उस जगह को एक्सकेवेट कीजिए, खोजबीन कीजिए, खुदाई कीजिए और पता लगाइए क्या है। तो ये इसको ASI भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में ये रिपोर्ट दी कि जो ये ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि 12th सेंचुरी में वहाँ पे मंदिर हुआ करता था, और 1528 के अराउंड 15 सेंचुरी में यहाँ पे जो है मस्जिद के प्रमाण पाए गए हैं, ठीक है। तो ये जजमेंट आता है आपका 2002 में इलाहाबाद कोर्ट से। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है। सबसे ऐतिहासिक फैसला आता है 2010 में, जो लखनऊ बेंच देती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा। और वो जजमेंट क्या रहता है वो तो शॉर्ट में आप थोड़ा सा देख लीजिए। 30 सितंबर 2010 को, 30 सितंबर 2010 को लखनऊ बेंच से ये डिसीजन आता है कि जो है ये जो विवादित जमीन है उसको 2 हिस्सों में वो करते हैं। राम मूर्ति का जो हिस्सा है वो रामलला विराजमान के पास जाता है। अच्छा, रामलला विराजमान क्या है? आपने कभी सोचा है? ये क्या कहते हैं, ये कोई ऐसी पर्टिकुलर बॉडी नहीं है, ना कोई ये किसी इंसान का है, ना कोई ये एंटिटी है, ये लीगल एंटिटी है। लेकिन ये रामलला विराजमान, ये खुद भगवान राम के बाल स्वरूप को कहा जाता है, रामलला विराजमान। तो ये भगवान राम को ये पार्टी है, ये जो पार्टी लीगल एंटिटी है वो ये कोई इंसान नहीं है, ये भगवान राम को ही बनाया गया, ठीक है। तो ये रामलला विराजमान, और बाकी जो सीता रसोई, सीता रसोई और इसके साथ आपका राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाता है। राम चबूतरा, ये निर्मोही अखाड़ा। लेकिन अभी ये बात यहीं पे नहीं खत्म होती है, ये डिसीजंस चैलेंज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो होता क्या है कि ये 30 सितंबर 2010 को लखनऊ बेंच ने ये डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस पे स्टे लगा दिया, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा जो फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी, आपने नाम सुना होगा, फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जो है केस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुब्रमण्यम स्वामी ये डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है हमको राम मंदिर बनाने का वो मौका दिया जाए, ये परमिट दिया जाए, और ये हमारा मालिकाना हक इस जमीन पे हो। और इसके अलावा अभी तक 2010 के जजमेंट से लेकर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में 32 अपील की गई थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जो लखनऊ बेंच का जो डिसीजन आया था 2010 में, 32 अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी इस मामले को लेकर। तो 2017 में फिर से सुनवाई होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JS खेकर 2017 में जस्टिस JS खेकर, इनका ये जजमेंट आता है कि आप आपसी मीडिएशन से मामले को सॉल्व कीजिए, जो आपसी समझ से आप जो है बीच का रास्ता निकालिए, और कोर्ट एक तरीके से अपने आप को थोड़ा सा किनारे कर लेती है। क्योंकि देखिए जब भी लीगल जो है जजमेंट आता है तो आप दोनों पार्टी को कभी भी नहीं सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये इतिहास रहा है। तो इसीलिए कोर्ट, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जस्टिस खेकर, ये सब लोग चाहते थे कि ये मीडिएशन से मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आगे देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वही फाइनल वर्डिक्ट है, और उसी के बेस पे काम हो रहा है। तो 2019 में क्या जजमेंट आता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का? 5 जजेस की बेंच रहती है। जस्टिस जो हमारे इस समय चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, वो भी उसके मेंबर रहते हैं, और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े और 3 जस्टिस और रहते हैं। तो 2019 में, अक्टूबर 2019 में 5 जजेस की बेंच रहती है जिसने अपना डिसीजन दिया, और कोर्ट ने अपने डिसीजन में माना कि जो 2010 का जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन रहता है वो जो है
वो सस्टेनेबल नहीं है, और पार्टीज़ ने वो डिमांड भी नहीं किया था जो इन्होंने डिसीज़न दिया था, वो क्लेम ही नहीं किया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीज़न में क्या कहती है कि ये जो है 3 पार्टियां बनी रहती हैं। पहले इनको मॉडलिंग ऑफ रिलीफ मांगा जाता है इनसे। अब मॉडलिंग ऑफ रिलीफ क्या है? मॉडलिंग ऑफ रिलीफ ये है कि आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसके अल्टरनेट में आप क्या चीज़ लेना चाहेंगे, ये मॉडलिंग ऑफ रिलीफ है। तो कोर्ट ने जितनी भी 3 पार्टियां बनी थी, तीनों से मॉडलिंग ऑफ रिलीफ की बात की, ठीक है। और कौन कौन सी 3 पार्टियां बनी थी वो थोड़ा सा आप समझिए। कौन कौन सी 3 पार्टियां बनी थी हमारे इस जजमेंट में, केस में, ठीक है। एक पार्टी आपकी रहती है निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। एक होती है रामलला विराजमान, रामलला विराजमान। ये भगवान राम का खुद है, ये कोई इंसान नहीं है, ये इन्हीं को लीगल एंटिटी बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रामलला विराजमान, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा रहता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो तीनों के अपने अपने क्लेम है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, निर्मोही अखाड़ा का जो क्लेम रहता है वो ये रहता है कि हमारा अंदर का जो हिस्सा है वो मंदिर का हिस्सा है, और ये हमारा पार्ट है मंदिर का, लेकिन इसके लिए इनके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, कुछ भी एविडेंस नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका रामलला विराजमान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जो है यहाँ पे हमेशा से जो है मंदिर रहा था, और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो ये हमारे इस जमीन पे हमारा मालिकाना हक है। रामलला विराजमान का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ठीक है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये रहता है कि आप लोगों ने जबरदस्ती मंदिर के अंदर जो है मूर्ति का स्थापना किया, और ये हमारा राइट है, ये जो पर्टिकुलर प्लेस है वो हमारा है, और आप लोगों ने इलीगल तरीके से उसमें जो है मूर्ति की स्थापना की 1949 में, तो ये प्रॉपर तरीके से ये हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो तीनों पार्टीज का अपना अपना स्टैंड रहता है इस पर, ठीक है। तो अब कोर्ट का क्या फिर डिसीजन आता है, तो कोर्ट ये कहती है कि आप जो है सिर्फ इसके आधार पे कि जो है क्या इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स रहे हैं, और क्या एक्सकेवेशन में खुदाई में क्या क्या मिला है, और जैसे कि इनका जो था ये रामलला विराजमान का था कि हमारा जो वहाँ का पिलर है, वहाँ पे जो स्टैचू है, वहाँ पे मूर्ति आइडल्स हैं, वहाँ पे हिंदू गॉडेस के मिले हैं, मतलब हिंदू देवी देवताओं के मिले हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा हुआ है। जो सारी चीज़ें एक्सकेवेशन में पाई गई थी, खुदाई में, तो कोर्ट ने ये कहा कि आप ये ज़मीन का मामला है, ज़मीन का मालिकाना हक देना है आपको, तो आप सिर्फ इस बेसिस पे कि ये जो एक्सकेवेशन में मिल रहे हैं, या फिर जो हिस्टोरिकल ये कल्चरल जो इसकी बातें पता चली हैं, उसके बेसिस पे अपने जजमेंट देते हैं। आपको लीगल प्रूफ चाहिए, ऑन पेपर लीगल प्रूफ चाहिए आपको, ठीक है। तो जो कि किसी पार्टी के पास प्रॉपर तरीके से नहीं था। तो फाइनल जजमेंट क्या आता है कोर्ट का? कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 142 हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 142 है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में अपना विशेषाधिकार यूज करके डिसीजन दे सकती है। तो कोर्ट रिफर टू आर्टिकल 142, और कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो है ये जो जमीन थी 1949 में, इसके पहले 1949 के पहले मुस्लिम यहाँ पे नमाज पढ़ते थे, ये मुस्लिमों की ज़मीन थी, और 1949 में जब भगवान के आइडल को उसमें वो प्रेजेंट किया गया, रखा गया, तो उसके बाद से इनके जो है राइट टू वर्शिप का हनन हुआ है, मुस्लिमों के राइट टू वर्शिप का हनन हुआ है। तो इनको जो है तब से ये वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, इसके पहले तक ये उनकी जगह थी। तो फाइनल जजमेंट क्या आता है कोर्ट का, हम उस पर बात करते हैं कि देखिए फाइनल जजमेंट ये आता है कि ये रामलला विराजमान के फेवर में ये जजमेंट आता है कि रामलला विराजमान को जो है वो जो पर्टिकुलर प्लेस है, वो जो विवादित जमीन है, वो रामलला विराजमान के लिए है और उसको दी जाती है, और उनको यहाँ पे रामलला विराजमान को आपको 5.2 एकड़ की जमीन उनकी दी जाती है, रामलला विराजमान की, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी उसी अयोध्या में किसी और जगह पे जमीन दी जाती है 5 एकड़ की। ये सॉरी, रामलला विराजमान को 2.72 एकड़ की जमीन दी जाती है, जो विवादित स्थल है उसका क्लेम रामलला विराजमान को मिलता है 2.72 एकड़, और ये जो 5 एकड़ का ये जो शेयर है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के हिस्से में आता है, और उसी दिन उस दोनों पार्टीज को ये जमीन का एलोकेशन होना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ये इसको जो है 5 एकड़ का मिलता है, और रामलला विराजमान को 2.72 एकड़। और ये जो डिसीजन होता है, जो डिस्प्यूटेड ये जो जमीन का मालिकाना हक है, वो रामलला विराजमान के फेवर में आता है कि ये जमीन इनकी है। और फाइनली
मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे और हमारी जीत होती है ये। और ये इनको जो ज़मीन मिलती है वो भी अयोध्या के अंदर ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस से थोड़ी दूर पे है। तो आपको ये पूरा मामला समझ में आया होगा, होप करती हूँ। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पार्टी हार्ड, एंजॉय। आज क्रिसमस है। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।